बहुत ही प्रभावशाली रूप से आदरणीय भाई साहब ने हम सबके बीच में बाल संस्कार शाला के माध्यम से पूरी एक पीढ़ी के गढ़ने की बात को हम सबके बीच में रखा है। और उसी काम को अब हम कैसे करें, उसका व्यवहारिक पक्ष हम लोग उस पर सुनेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर कुंती दीदी को, जो इस बाल संस्कार शाला इस सबको अभियान बनाने के लिए प्राणपण से लगी हुई हैं। आपके छत्तीसगढ़ क्षेत्र की ही पेशे से प्रोफेसर हैं, मगर बच्चों के बीच में इस कार्य को करने के लिए और आचार्यों के प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से भ्रमण करती हैं। और छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्र में आप लोगों के बीच में आई होंगी और प्रशिक्षण का क्रम, संस्कार शाला के संचालन का क्रम आपके बीच में सतत वो चला रही हैं। तो मैं बड़ी श्रद्धा से दीदी को आमंत्रित करता हूँ बाल संस्कार शाला के व्यवहारिक पक्ष को हम सबके बीच में रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सत्ता को सत सत नमन। उनके सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ बैठे समस्त गायत्री परिवार के हमारे बहनों भाइयों, वरिष्ठ परिजनों, दूरस्थ क्षेत्रों से आए सबको प्रणाम करती हूँ। अभी आदरणीय भाई साहब के द्वारा सैद्धांतिक पक्ष को पूरे विस्तार से हम लोग के सामने बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी वाणी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और हमारे बहुत से भाई बहन तो इस लाइन पर लगे हुए हैं, पहले से करते चले आ रहे हैं। फिर भी बहुत से ऐसे भाई बहन ऐसे हैं जिनके गांव में बाल संस्कार शाला पहुंची नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके यहाँ कार्य योजना को स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने की बात कही गई। मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। आइए, क्या हमारा ये मानस बन गया भाई साहब की बातों को सुनकर कि जिस गांव में भी आज तक बाल संस्कार शाला नहीं पहुंची है वहाँ पर अब खोलेंगे हम? आपसे जवाब चाहती हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ खुलना बाकी है अपने गांव में, आसपास के क्षेत्र में, और नए तरीके से काम करने के लिए आप प्रस्तुत हैं आज? ऐसे कितने लोग, कितनी जगह हो सकती है। बहुत अच्छी बात। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जहां समस्याएं पैदा हो रही होंगी। समग्र समाधान के साथ में बाल संस्कार शाला को कैसे खोलें और कैसे चलाएं, उसकी संपूर्ण कार्य योजना इस प्रकार से है। ये माना जाए, चलिए हम सब बाल संस्कार शाला खोलने के लिए बिल्कुल आतुर हैं और पूरी मानसिकता बना चुके हैं। अब करें क्या? शुरुआत यहाँ से होती है। सबसे पहले एक ऐसा स्थान चयन किया जाए जिसमें न्यूनतम 25-30 बच्चों को हम बिठा सकें। ऐसा कोई हॉल हो। ये 2 प्रकार के स्थान हो सकते हैं। आप चाहे नोट भी कर लें, चाहे मार्गदर्शिका आपको यहाँ पर स्टॉलें मिल भी सकती है। एक पतली मार्गदर्शिका इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ युवा प्रकोष्ठ के द्वारा बनी हुई है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम जो शांति कुंज की ओर से प्रकाशित पाठ्यपुस्तिका है, पाठ्यक्रम है मार्गदर्शिका के नाम से, वो भी उपलब्ध है, यहाँ होगी मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या कहा मैंने? स्थान का चयन। स्थान कैसा हो? 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सार्वजनिक स्थान भी हो सकता है और एक निजी मकान भी हो सकता है। सबसे अच्छा सार्वजनिक स्थान, कोई मंदिर हो गया, कोई देवालय, कोई स्कूल, कोई विद्यालय का परिसर हो गया, उसमें से अपने विद्यालय में एक कमरा ले लिया, इस प्रकार से। या कोई ग्राम पंचायत का भवन हो सकता है, आंगनबाड़ी, या कोई और सांस्कृतिक भवन इत्यादि जो गांव में मिलते हैं या शहरों में उपलब्ध हो सकते हैं, वो सार्वजनिक स्थान एक सबसे अच्छा तो यही है सार्वजनिक स्थान। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे बच्चे आसानी से जा सकते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी अपने घर के बच्चों को भेजने में किसी प्रकार से कोई उनके मन में कोई भ्रांति भ्रम नहीं होता। वो गांव में होता है ना, ओदे घर टोनी है झंझावे, उनके घर में मत जाना, ये जनता पार्टी वाले हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी वाले हैं, ये अलमुक गुट वाले हैं। तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती अगर सार्वजनिक स्थान होता है तो। एक, यदि सार्वजनिक स्थान उपलब्ध ना हो, कोई जगह ऐसा है मान लीजिए, तो फिर ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का
निजी मकान हो सकता है जहाँ पर इतने बच्चे आसानी से आ सकें, और साथ में खेल का स्थान भी हो। स्कूल है तब तो खेल का मैदान मिल जाएगा, लेकिन यदि किसी का मकान है तो घर के सामने या आसपास कोई छोटा मैदान जैसा हो, कोई इतना स्पेस खाली हो जिसमें कि बच्चों को खेल खिला सकें। फिर स्थान कैसा हो, शांत एकांत भी हो। ऐसा नहीं कि बीच चौराहे में कहीं पर खुला हाथा में बिठा दिया बच्चों को और फिर 8-10 लोग बाजू में कमर में हाथ डाल करके खड़े हो गए, क्या हो रहा है देखें, या खिड़की से झांक झांक करके देख रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं और परेशानी महसूस कर रहे हैं हम पढ़ाने वाले। तो ऐसा स्थान ना हो, शांत एकांत हो स्थान। फिर जिस स्थान पर हम बाल संस्कारशाला खोलना चाहते हैं, स्थान के चयन में जिसको ध्यान रख रहे हैं, वो ऐसा स्थान हो जहाँ पर बच्चों को आने में कोई असुविधा ना हो। सड़क पार करके जाना होता है, मान लीजिए बच्चे नहीं आते, या दूसरे मोहल्ले दूसरे गांव के बच्चों को हम पहले वाले गांव में बुलाना चाहते हैं तो वहाँ पर बच्चे नहीं आते, दूर दूर में बच्चे नहीं जाना चाहते या पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, तो आसपास के ही बच्चे हों और आसपास ही खुलें जहाँ से हम पंजीकृत करना चाहते हैं, ये आवश्यक होता है। ये स्थान का चयन हो गया आपका। ठीक है भैया, समझ में आई बात? स्थान का चयन इस प्रकार से कर लिया जाए। सबसे पहले स्थान, अगर हमने मंदिर सूझा हमें या विद्यालय भवन मान लीजिए है, तो वह उसकी चाबी किसके हाथ में रहती है? आंगनबाड़ी वगैरह है, ताला लगा है, चाबी किसके हाथ में रहती है? संडे के संडे बाल संस्कारशाला चलनी, जैसा भाई साहब ने बताया। शनिवार को स्कूल की छुट्टी हो जाती है शाम को, तो चाबी किनके हाथ में? पहले व्यवस्था बना ली जाए, साफ सफाई से संबंधित और उसकी चाबी से संबंधित सारी व्यवस्थाएं पहले ही बना ली जाए, हम आश्वस्त हो जाएं। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पहले हम ढूंढ रहे हैं किसके घर में चाबी, वो तरिया चल दे है नहाए बर, कौन मांगे जाही, गए काम से, उस दिन की क्लास पूरी आपकी फ्लॉप हो गई। ऐसा ना हो जाए, तो स्थान का चयन ऐसा। अब दूसरा पॉइंट आता है आचार्यों का चयन। आचार्य कैसा हो, भाई साहब ने बताया, काफ़ी कुछ बातें स्पष्ट हो गई उससे। संस्कारवान हो मतलब उसके चाल चलन ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं कहीं पर गुटखा खाता बीड़ी पीता हुआ किसी ने देख लिया और हमने उसको बाल संस्कारशाला में खड़ा कर दिया है तो उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टी फजीहत हो जाएगी। ऐसा कहीं ना हो जाए। तो आचार्यों के चयन के दृष्टिकोण से सबसे पहली बात तो ये है कि उसके स्वयं का चाल चलन अच्छा हो, संस्कारवान हो, कुछ तो हो थोड़ा बहुत, और उसके साथ साथ एक विशेष बात ये कि नवीन पीढ़ी को संवारने के लिए स्वैच्छिक वो अपना संवेदन करने वाला हो और उस बाल पीढ़ी के लिए उसके मन में संवेदना हो, विचार उसके अपने जो हैं वो संस्कारशाला के शिक्षण देने के लगभग उसके समान ही होना चाहिए। और आचरण से शिक्षा देने वाली वो जो बात भाई साहब ने कही है वो तभी उपयुक्त तरीके से वहाँ पर उतर सकता है। आचार्यों के चयन की बात, मूलभूत बात। अब इसके साथ में 12वीं कक्षा पढ़ा हुआ भी यदि है, वो 11वीं 12वीं पढ़ा हुआ है, तो बड़ी आसानी से बाल संस्कारशाला का संचालन कर सकते हैं। 2 आचार्य होने चाहिए ताकि किसी की मान लीजिए कोई स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी को कहीं अपने निजी काम से कहीं बाहर जाना पड़ गया, कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, तो एक की अनुपस्थिति में दूसरा आचार्य भली भांति कक्षा संचालन कर ले और उसे बीच में ब्रेक ना करना पड़े, उसकी छुट्टी ना करनी पड़े, क्योंकि एक दिन छुट्टी करेंगे तो 15 दिन की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि सप्ताह में 1 दिन ही बाल संस्कारशाला चलती है। इस बात का ध्यान रखा जाए। फिर जून जुलाई से लेकर वो आचार्य हमारा फरवरी महीने तक निःशुल्क अवैतनिक सेवा देने के लिए बिल्कुल तत्पर हो, प्रति रविवार 2 घंटे। ऐसा नहीं कि 4 सप्ताह पढ़ाए और उसके पश्चात मैं तो सिलाई सीखने जा रही हूँ, मैं तो कंप्यूटर सीखने जा रहा हूँ, मैं तो फलां जगह जॉब में जा रहा हूँ। यदि ऐसा होगा तो फिर बीच में भट्ठा बैठ गया, ऐसा ना हो। और यदि ऐसे होने की कोई गुंजाइश दिखती है, आपको संभावना बनी हुई है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम लगातार तलाश करते रहें कि जो आचार्य हमें जून के महीने से, जून जुलाई के महीने से लेकर के फरवरी के महीने तक अपनी सेवाएं इस प्रकार से दे सके। और एक क्वालिटी उसकी क्या होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी पूर्वक कक्षा की तैयारी करके, मार्गदर्शिका का अध्ययन करके, थोड़ा पाठ्यक्रम को देख करके, पूरी तैयारी करके समय से पहले 10 मिनट पहले कक्षा में पहुंचने वाला हो। ऐसा नहीं कि 8 से 10 क्लास का समय है तो वो 8:10 पे पहुंच रहा है, पता चला कि बच्चे आए खेल खुला करके चले गए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये आचार्यों का चयन करते समय 2 आचार्य एक बाल संस्कारशाला के पीछे जब हम चयन करेंगे, इन बातों का हम ध्यान रखें। अब आती है बात कि क्या चाहिए बाल संस्कारशाला का संचालन करने के लिए सामग्री के रूप में। किसी भी कार्य को करने के लिए सामग्री कुछ ना कुछ तो लगती है। अभी भाई साहब ने थोड़ा रेखांकित किया,
ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर इत्यादि। मैं उसको स्पष्ट बता दूं आपको, एक तो ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ये तो न्यूनतम आवश्यकता है। उसके साथ साथ एक विशेष बात, एक फ्लैक्स यदि है बाल संस्कार शाला से संबंधित, आपको युवा प्रकोष्ठ के द्वारा ये भली भांति मिल सकता है। आप पेन ड्राइव लेके आए होंगे तो पेन ड्राइव में भी आपको दिया जा सकता है। आप चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड के साथ एक ऐसा फ्लैक्स जो जिसमें आपके कालखंड छपे हुए हों, यदि आप लगा देते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो वहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा लगता है, मन लगने लगता है, वातावरण का भी प्रभाव होता है। और दूसरी बात ये, हमारा आचार्य शिक्षण के दरमियान भटक नहीं पाता, कहीं वो आधे घंटे तक कहानी ना सुनाने लग जाए, 1 घंटे तक खेल ही ना खिलाते रह जाए, जो कर रहा उसी में खो ना जाए। क्योंकि 4 कालखंड बताए गए हैं आपको, उन कालखंडों के हर बिंदु को वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करा ले। इसके लिए ज़रूरी है कि एक आपके पास फ्लैक्स ऐसा हो जिसमें 4 कालखंड छपा हुआ हो। दूसरी बात, इसके साथ साथ बच्चों के बैठने के लिए दरी, नीचे 25-30 बच्चे बैठ जाएं, आचार्य हमारे 2, उनके बैठने के लिए कुर्सी, 2 कुर्सी रहे, और खेलने की जगह पहले आपको बता दिया, वो तो स्थान से संबंधित है। लेकिन यदि आप खेल खिलाने के लिए मान लीजिए कोई उपकरण प्रयोग में लाना चाहते हैं तो उपकरण आपके पास में होना चाहिए। बाल संस्कार शाला में स्वस्थ रहने की कला, जीवन जीने की कला, इनके प्रायोगिक शिक्षण भी दिया जाता है चूँकि, तो उनसे संबंधित टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, सुई धागा, कैंची, इस प्रकार की चीज़ें जो प्रायोगिक की जाती है, तो जिस सप्ताह जिस प्रकार का प्रयोग हमें दिखाना है वो प्रयोग की सामग्री भी आपको लेके जानी होती है, जो कि प्रशिक्षण के दौरान आपको बहुत विस्तार से इसके संबंध में बताया जाता है। ये कुल मिलाकर के छोटी मोटी सामग्री जिसे हर व्यक्ति जुटा सकता है। इसके लिए कोई बहुत पैसा नहीं चाहिए, बहुत बड़ा कोई आपको कोई तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं कि कैसे जुटेंगे, किनसे मिलेंगे। ये रही बात सामग्री की। अब बात आती है तैयारी के अंतर्गत कि हम करें क्या। सामग्री जुटा ली, आचार्य का चयन हो गया, स्थान का चयन हो गया, अब इसके पश्चात क्या करें। क्योंकि देखिए, पूरी प्रक्रिया को बाल संस्कार शाला खोलने की और चलाने की संपूर्ण प्रक्रिया या कार्य योजना कहना चाहिए, उस कार्य योजना को 3 भागों में बांट दिया गया है। अभी मैं जो बता रही हूँ वो प्रथम भाग है, जिसको हम यज्ञ भाषा में प्रयाज कहते हैं। मतलब खोलने की पूर्व तैयारी, बाल संस्कार शाला खोलने के पूर्व हम किन बातों पर ध्यान दें, क्या तैयारी करें, ये इस क्रम में आता है। स्थान का चयन, आचार्य का चयन, आवश्यक सामग्री, उसके पश्चात आगे की बातें जब तक खुल ना जाए, ये पूर्व तैयारी के अंतर्गत आता है। अब उसके पश्चात आती है बात बच्चों का पंजीयन। बच्चों का पंजीयन बहुत महत्वपूर्ण इसका चरण है। यदि हमने सही तरीके से बच्चों का पंजीयन किया तो निश्चित रूप से हमारी बाल संस्कार शाला बहुत शानदार तरीके से चल पाएगी। लेकिन यदि पंजीयन को हमने जैसे तैसे निपटा लिया है या पंजीयन किया ही नहीं है, जैसे गलती हो जाती है, स्कूल गए, वहाँ पर एक साथ बच्चों का नाम लिख लिया, वही बच्चों को आमंत्रण दे दिया, आना रे बच्चे लोग, आना बेटा, बाल संस्कार शाला चलेगी। बच्चे सब आए। एक घटना बताऊँ आपको, छोटी सी, बहुत छोटी घटना। ये कोहका की बात है, भिलाई की। हमारे भाई साहब हैं वहाँ पर, एक परिजन हैं, तो वो बहुत उत्साही थे और बहुत संवेदनशील भी, तो उन्होंने उत्साह में बहुत तैयारी कर ली। उन्होंने 3-3 टाट पट्टियाँ खरीदी, नहीं बिल्कुल, और स्कूल में जाकर चलाने का सोचा उन्होंने। स्कूल में संडे के संडे चलाना है सोच लिया, और स्कूल के बच्चों को वहीं पर वहाँ के गुरुजी से पूछ करके आमंत्रित कर लिया। जब बाल संस्कार शाला चलाने के लिए गए तो 300 बच्चे आए, 300, बिठाने की जगह नहीं थी। प्रथम सप्ताह, फिर दूसरे सप्ताह गए, दूसरे सप्ताह गए तो वो 100 हो गए थे, और जब तीसरे सप्ताह गए तो 4 या 5 थे, और उसके पश्चात पूरी तरह वो समाप्त हो गए। और वो बताते थे अपनी पीड़ा को कि ये जो मैंने खरीदा है टाट पट्टियाँ, दरी, वो अभी भी मेरा मुंह चिढ़ा रहा है। ये क्यों हुआ ऐसा? ये पंजीयन की प्रक्रिया जो होती है, उस पंजीयन की प्रक्रिया को यदि समझकर हम करें तो ऐसी घटना नहीं घटेगी। क्या करें पंजीयन के लिए? कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, किस आयु वर्ग के बच्चों को हम बाल संस्कार शाला में प्रवेश दें, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और एक ही आयु वर्ग के बच्चों को यदि हम लेते हैं तो हम ज़्यादा सफल होते हैं। वो आयु वर्ग क्या होना चाहिए? शांतिकुंज से छपी हुई जो मार्गदर्शिका है हमारी पाठ्यक्रम के संबंध में, जिसमें बच्चों को कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, दिमाग से सोचना पड़ता है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो
10 से 12-13 साल तक के बच्चों के लिए है, उपयुक्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल, चौथी क्लास से लेकर के अधिकतम 8वीं क्लास तक। चौथी क्लास का बच्चा भी यदि थोड़ा ब्रिलियंट है, समझ बूझ उसकी अच्छी है, तो लिया जा सकता है। अन्यथा 5वीं, 6वीं, 7वीं और कुछ 8वीं के बच्चे आ जाते हैं। बस 8वीं तक के बच्चों के लिए ये रहता है। ये आयु वर्ग उनकी है। संख्या कितनी होनी चाहिए? बाल संस्कार शाला में अधिकतम संख्या 25-30 चलती है, लेकिन ध्यान रखने की बात है, पंजीयन जब करेंगे तो हम 40-45 की संख्या में करते हैं पंजीयन। इसलिए करते हैं क्योंकि जितनी पंजीयन करते हैं उतनी संख्या में बच्चे पढ़ने नहीं आते, किसी न किसी कारण से वो नहीं आते, वो संख्या घट जाती है। इसलिए उनकी संख्या हम ये मान लें कि यदि हम 40-45 की संख्या में पंजीयन करेंगे तो वो बच्चे अपने आप 25-30 तक पहुंच जाएंगे। इसलिए पंजीयन में संख्या इतनी निर्धारित करनी चाहिए। और क्या किया जाए? पालकों से व्यक्तिगत संपर्क करके ही उनका पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण की जाए। पालकों से जरूर रूबरू हो। यदि पालकों से बात नहीं करते हम, उनकी सहमति अनुमति नहीं होते, उनको अपनी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं देते, तो उनका सहयोग हमें नहीं मिलेगा। अर्थात वो बच्चों को भेजने के लिए किसी प्रकार से कोई उनको प्रेरणा देने वाला काम नहीं करेंगे और फिर भी हम अधूरे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में तो घर घर पालकों से संपर्क, बच्चों से संपर्क करने के लिए बाल संस्कार शाला खोलने वाले हमारे परिजन या उनके आचार्य जाएं और जाकर उन्हें भली भांति समझाएं कि हो क्या रहा है और आपके बच्चों का पंजीयन हम किस में करना चाहते हैं। यहाँ पर बड़ी रोचक तरीके से उनके घरों में संपर्क करके अपनी बात को रखनी चाहिए, वो ज़्यादा कारगर होता है। यदि हम गांव के हैं, गांव में बाल संस्कार शाला खोलनी है, तो सारे लोग गांव के रहते हैं। धड़ल्ले से आप बहुत सुंदर मीठे तरीके से छत्तीसगढ़ी बोलिए, दीदी आपके गांव में, हमारे गांव में बाल संस्कार शाला खुलने वाला है, आप जाना तो बाल संस्कार शाला खुलना है, उमें 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के लड़का मन ला बाल संस्कार शाला में प्रवेश दिलाना है। स्कूल नो है भाई, बाल संस्कार शाला है। स्कूल में जाते छो आपके लड़का मन, अब उमें मतलब प्रवेश दिलाना है, तो का हो ही बाल संस्कार शाला में? बाल संस्कार शाला में योग, ध्यान, प्राणायाम ये सिखाही, कैसे माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, कैसे अनुशासन में रहना चाहिए, कैसे बड़े मन के आज्ञा मानना चाहिए, उनकर मन के प्रणाम करना चाहिए, उनकर मन की इज्जत करना चाहिए, व्यवहार कैसे बढ़िया होना चाहिए, ये सब सिखाना है। देखना लड़का मन आजकल कैसे कैसे बिगड़त, सब खाली टीवी भर ला देखा थे, खेलत कूदत रही थे, सब समय बर्बाद करते। अब इतवार की इतवार बस 2 घंटा भरे बाल संस्कार शाला। इस तरीके से मीठे तरीके से आप उनको समझाइए, उनकी भाषा में समझाइए कि इसमें जीवन जीने की कला सिखाने वाले हैं, स्वस्थ रहने की कला बताने वाले हैं। बच्चों को खेल खिलाएंगे, कहानी सिखाएंगे, कहानी सुनाएंगे, बच्चों को खेल खेल में भारतीय संस्कृति की शिक्षा देंगे। इस तरह से आप बहुत मीठे तरीके से आत्मीयतापूर्ण भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में उनको समझाइए। यदि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यदि अपना गांव का क्षेत्र है, तो अगर इतनी बातें उन्होंने सुना तो कभी भी वो ना नहीं कहेंगे। और इस मार्गदर्शिका में बच्चों का पंजीयन कराए जाने के लिए विद्यार्थी पंजीयन पत्रक भी इसमें छपा हुआ है, जो इसके पेज नंबर लगभग ये 31 में मिलेगा आपको, 31-32 में मिल सकता है। उस पंजीयन फॉर्म को आप साथ में लेकर के जाएं। जैसे ही माता पिता कहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे का नाम लिख लीजिए, उनको प्रेरित करने के पश्चात आप उसमें उन बच्चों के नाम, आयु, शिक्षा, उसमें जितने भी जगह है उसको भर लीजिए, रिक्त स्थान को भर लीजिए, पालकों के हस्ताक्षर ले लीजिए और उनसे एक निवेदन करें हम उनको इस जानकारी के साथ कि बाल संस्कार शाला का उद्घाटन इस गांव में इस तारीख को इस जगह पर इतने बजे होने वाला है, और वो आपके पंजीयन फॉर्म में लिखा रहेगा। उसके एक भाग को आप उनको दे देंगे और दूसरे भाग को आप अपने पास रखेंगे, जिसमें बच्चों का नाम, पता इत्यादि है पंजीयन का, अपने पास रखेंगे, जिसके आधार पर आपकी पंजी बनेगी। बाल संस्कार शाला में जो पंजी बनती है, बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं छोटी सी, वो उसमें काम आता है। तो इस तरह से पालकों को हम आग्रह करके, निवेदन करके बताते हैं कि इस स्थान पर उद्घाटन अमुक स्थान पर अमुक तिथि में अमुक बजे होना है, और आप अपने बच्चे को लेकर उद्घाटन के दिन जरूर आइए। शेष दिन तो बच्चा स्वयं अकेले आएगा पढ़ने के लिए, लेकिन उद्घाटन के दिन आप जरूर आएँ। उद्घाटन का समय, तिथि, दिन दिनांक इत्यादि ऐसा निश्चित करें जिसमें कि पालकों के आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उससे उपलब्धि हमारी ज़्यादा होती है। उसके साथ
एक बात विशेष ध्यान देने की, जब हम पंजीयन करने जाएंगे तो अपने छोटो बच्चों को भी संग लगा देंगे। ले नेकरो नाम लिख लेना, येहू जाहिर का हुई बड़े भाई सन बैठे रही था, ले नेकरो लिख लेना। ये आप देखेंगे, आपको ऐसा समय आएगा जब पंजीयन करने जाएंगे ये बात सुनने को मिलेगी, लेकिन आप उस समय सावधानी बरतिए। आप अति उत्साह में छोटे बच्चों को यदि आपने नाम लिख लिया, या जब पढ़ने के लिए आएंगे भी और आपने उनको बिठा लिया, तो आपकी कक्षा में जो चिल्लपो मचेगी कि आप केवल छोटो बच्चों को शांत कराते रहेंगे, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, और बड़े बच्चे जो वास्तव में पढ़ने लायक हैं वो भग जाएंगे कि यहाँ तो छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चों का है। तो छोटे बच्चों के कारण बड़ों को हम कुछ सिखा नहीं पाएंगे, और बड़े बच्चों को सिखाने का यदि मन है तो छोटे बच्चों को प्यार से कुछ एक आध कहानी सुना के, या उनका पंजीयन तो करना ही नहीं है, यदि बाई द वे वो आगे धोखे से, तो उनको प्रेम से उनको विदा करना होगा। इस तरह से ये हम पंजीयन के दरमियान बातों को समझाएं उनको, और पंजीयन करते समय ध्यान दें। अब अगली बात, हमारा पंजीयन हो गया भैया, पंजीयन पूछ रही हूँ, पंजीयन हो गया, इधर हो गया, ये तैयारी चल रही है खोलने के पहले। पंजीयन कर लिया, अब उद्घाटन की तिथि हमने बता दी उनको, इस दिन इस तारीख को इतने बजे पंजीयन के पश्चात उद्घाटन होना है, ये हमने बताया हुआ है। तो पंजीयन से संबंधित जो बच्चे हैं, चूंकि उसी मोहल्ले में से आएंगे बच्चे, उसी मोहल्ले में जाना है पंजीयन करने के लिए, आपको दूर दराज नहीं जाना है, जैसे मैंने पहले याद दिलाया, निवेदन किया आपसे। उन बच्चों को एक बार और उनको रिमाइंड कराने के लिए उनके घरों में जाना रहता है, क्योंकि आपका अपना ही मोहल्ला है खोलने वाले पढ़ाने वाले का, इसलिए बहुत आसानी से हो जाता है। ध्यान देने की बात है, ऐसा नहीं एक सप्ताह पहले पंजीयन कर लें और आराम से एक सप्ताह या 15 दिन के बाद खोलें, ये कभी ना करें, क्योंकि बच्चे सब भूल जाएंगे, फिर से आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन पहले ही पंजीयन करें तो सबको याद रहेगा और उनके मन में उत्साह बना रहेगा, ये ध्यान देने की बात है। तो इस प्रकार से पूरे पंजीयन की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात अब हम आते हैं उद्घाटन के क्रम में। उद्घाटन कैसा हो, मार्गदर्शिका में उद्घाटन भी दिया हुआ है, लेकिन आप ये समझें कि उद्घाटन 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो है उद्घाटन करने का ये कि हम पूरे गांव वालों को बुलाएं, गणमान्य नागरिकों को, कोई अपने वार्ड का कोई पार्षद वगैरह है तो भी बुलाया जा सकता है मुख्य अतिथि के रूप में, हमारे गायत्री परिवार के परिजनों को बुलाएंगे, बच्चों के सारे माता पिता को बुलाएंगे, और कोई बहुत लंबा चौड़ा विशुद्ध रूप से औपचारिक वातावरण न बन पाए इस बात का ध्यान रखेंगे। माइक जरूर रखेंगे, जैसे देवमंच बनाया जाता है छोटा सा, वैसे देवमंच बनाएंगे। ये कोई आवश्यक नहीं कि उसमें गायत्री माता का चित्र है, गुरुजी माता जी का चित्र है, आप सरस्वती माता का भी चित्र रख सकते हैं, भारत माता का भी चित्र रख सकते हैं। यदि हमारे गुरुदेव माता जी और गायत्री माता के चित्र रखने से किसी को कोई परहेज नहीं है, ऐसा हमें तो विश्वास हम रखते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप उनका चित्र नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे भी स्थान है जहाँ पर हमारी बाल संस्कार शाला मुस्लिम परिवार के बच्चे आते हैं। ये उदाहरण है भिलाई के कैंप एरिया का, शांता जी जहाँ देखती हैं उनने बताया कि मुस्लिम परिवार के बच्चे भी आते हैं, वहाँ इस प्रकार की स्थिति हो सकती है कि उन्हें वो पसंद ना हो, तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार ये चीज़ें हम तय करें। और उद्घाटन में आचार्यों के बारे में थोड़ा सा रेखांकित करते हुए कि आचार्य क्या काम करेगा, हमारी बाल संस्कार शाला की क्या उपयोगिता है, जैसे भी भाई साहब ने बताया, वो हम लोगों के बीच में बोले इसलिए लंबा चौड़ा था उद्बोधन, लेकिन हम नए लोगों के बीच में बताएंगे इसलिए वो सारगर्भित रूप से छोटा कम समय लेकर के हम उसको सबके सामने प्रस्तुत करें कि ये कितनी महत्वपूर्ण बाल संस्कार शाला है, और इसमें आप अपने बच्चों को जो प्रवेश दिलाने जा रहे हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत महान काम किया है, ये उनको बताएं। और उद्घाटन की प्रक्रिया के तहत बच्चों का मंगल तिलक करके, हाथ में कलावा बांध करके उनको प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया पूरी कर लें। हमारे जो आचार्य हैं वो भारतीय वेशभूषा में रहें और उनको भी हाथ में कलावा बांध करके एक श्रीफल दे करके इस प्रकार से आचार्य वरण का काम हो जाए, और दोनों आचार्य भी और उनके बच्चे दोनों एक दूसरे के प्रति मुखातिब हों, एक दूसरे को पहचाने जाने, और अगले सप्ताह फिर उनको अध्ययन करने के लिए अर्थात बाल संस्कार शाला में जो भी हमारा शिक्षण देने का क्रम है उसके लिए उनको बुला लें। ये हो गया उद्घाटन। उद्घाटन की प्रक्रिया संपन्न हो गई भैया, हो गई उद्घाटन की प्रक्रिया संपन्न हो गई, संपन्न, ये उद्घाटन हो गया। अब उसके पश्चात मुख्य बात आती है, उद्घाटन संपन्न हो जाने के पश्चात अब पढ़ाने जाना है अगले सप्ताह। तो पढ़ाने जाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या,
पढ़ाएंगे कैसे, दो बातें हैं, पढ़ाएंगे क्या और पढ़ाएंगे कैसे। पढ़ाएंगे क्या, उसके संबंध में भाई साहब ने 4 कालखंड के बारे में भी कुछ बताया, आपको काफ़ी कुछ बता दिया, उन्होंने विषय को रेखांकित कर दिया। हमें पढ़ाना क्या है, पढ़ाने जाएंगे तो करेंगे क्या, इसके लिए एक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। अभी जो हो रहा है वो आंशिक प्रशिक्षण ही है, ये मान के चले, और उस प्रशिक्षण के तहत प्रायोगिक रूप से 2 घंटे की बाल संस्कार शाला को हम प्रायोगिक रूप से कैसे संपन्न करें, ये हमारा आचार्य समझ ले तो बिल्कुल सारे काम हमारे बिल्कुल आसान हो जाएंगे। इस क्रम में कुछ बातें हैं, वो ये, सबसे पहली बात तो हमारे आचार्य के पास में पाठ्य पुस्तक की मार्गदर्शिका जो शांति कुंज से छपी हुई है वो होनी ही चाहिए अनिवार्यतः। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक पतली मार्गदर्शिका हमारे पास है या कहीं पर जाकर के हमने सुन लिया या एक आध कहानी की किताब है तो बस हमारी बाल संस्कार शाला चल जाती, ऐसा सोचते हैं। तो कहानी ही तो सुनाना है, खेल ही तो खिलाना है, लेकिन नहीं, उससे बात नहीं बनने वाली। उसमें टाइम टू टाइम चलना है, हमें अपना भी अभ्यास बनाना है, तो मार्गदर्शिका आवश्यक है। दोनों मार्गदर्शिका आपके पास में हो, शांति कुंज से छपी हुई मार्गदर्शिका तो आवश्यक है ही, यदि आप यहाँ की भी मार्गदर्शिका रखते हैं तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए एक बात तो ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात ये कि बाल संस्कार शाला जिस समय पर आपकी खुलनी है उसकी जानकारी बच्चों को दे दिया गया है, बता दी है हमने उद्घाटन के तहत। 8 से 10 है कि 9 से 11 है, 10 से 12 है, समय से पहले जाएं, ताला पहले खोल के रखें, साफ सफाई करके रखें। वहाँ पर बच्चों को हमने समय पर बुलाया, हम समय से पहले पहुँचे, ये अनिवार्य। उसके साथ में क्या लेकर के जाए हमारा आचार्य जो जाएंगे आचार्य, वो 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो पंजी उपस्थिति पंजी लेकर के जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात, 2 घंटे की कक्षा को कैसे संचालित करनी है, 4 कालखंड में क्या क्या बिंदु हैं, उसके अनुसार एक छोटी सी आचार्य डायरी, टीचिंग प्लान कहना चाहिए उसको। एक ऐसी डायरी में एक पेज में आप बना लें, उसमें वंदना के बोल, प्रार्थना के बोल, कौन सा प्रयोग दिखाएंगे, जीवन जीने की कला के अंतर्गत कौन सा प्रयोग दिखाएंगे, कौन सी कहानी सुनाएंगे, उसका शीर्षक, कौन से खेल खिलाएंगे, योग के अंतर्गत कौन सा आसन बताएंगे, कौन सा प्राणायाम कराएंगे। हम जो भी कराएंगे उसे यदि हमने एक पेज में बना लिया तो साल भर का पूरा ये रिकॉर्ड हमारा बन जाएगा, एक बात। और दूसरी बात ये ध्यान रहेगा हमें कि हमने क्या शिक्षण दे दिया, क्या बचा हुआ है। हम उनका वार्षिक मूल्यांकन उस आधार पर बहुत आसानी से कर पाएंगे अंत में। तो ये आचार्य हमारा ध्यान रखेगा, आचार्य डायरी, टीचिंग प्लान और उपस्थिति पंजी, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, फ्लैक्स इत्यादि लेकर जाएंगे। यदि स्कूल है तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चॉक डस्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाकी ये चीज़ लेकर के हमें जानी होगी। क्लास में जाते समय, कक्षा में जाते समय ये ध्यान रखेंगे हमारे आचार्य। ये संपूर्ण प्रक्रिया शुरुआत की ये यहाँ पर समाप्त होती है। प्रथम खंड ये है। अब याज के अंतर्गत आते हैं, शिक्षण कैसे दिया जाए बच्चों को। बच्चों को शिक्षण दिया जाए कैसे, वो टेक्निक की बात है। वास्तव में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, बाल संस्कार शाला का प्रशिक्षण आयोजित होता है, आपके क्षेत्रों में होता रहता है, आपने उसमें देखा भी होगा यदि आप उसमें शरीक हुए होंगे तो, या आगे आप करना चाहेंगे तो। जो पद्धति है पढ़ाने की वो स्कूल की पद्धति नहीं होगी, वो भाषणात्मक पद्धति नहीं होगी, वो प्रवचनात्मक पद्धति बिल्कुल नहीं होगी, वो प्रायोगिक पद्धति होगी। प्रयोगों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है, भाषणों के माध्यम से नहीं सिखाया जा सकता। तो प्रयोग के द्वारा आप उनको बताएं प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब उषा पान का शिक्षण देना है। उषा पान का एक शिक्षण, जैसे कुर्सी में आचार्य बैठा हुआ है, उन्होंने बताएं। एक तो ये हो गया, कैसे बताएं। प्रातःकाल सवेरे उठ करके तांबे के लोटे पर रखा हुआ रात्रि में जल को सवेरे उठ करके उकड़ू बैठ करके बासी मुंह बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, इससे अमुक 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 लाभ प्राप्त होते हैं। ये आचार्य कुर्सी में बैठ करके उनको बोले, जैसे हम लोग सुनते हैं, हम आप बड़े लोगों के बीच में जैसी बोली जाती हैं। ये भाषणात्मक तरीका है, ये हम लोगों के लिए उपयुक्त है ये। लेकिन जो बाल मन होता है, उनके मस्तिष्क की बनावट ऐसी होती है, मनोविज्ञान की बात है ये, कि उनके सामने यदि कोई घटना घटित होती है
तो वो घटना का चित्र, घटित होते हुए घटना का चित्र उनके मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठ जाता है और वो उस चीज़ को याद करता है। याद करता है तो सारी बातें उसको ध्यान में आ जाती है। हमें सिखाना है यदि कि हमें दूसरों के प्रति उदारता बरतनी चाहिए, हमें अपने प्रति भले ही कठोरता हम बरत लें, दूसरों के प्रति उदारता बरतें, दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखें, कृतज्ञ हों। यदि इन सब बातों को हमें सिखाना है तो प्रयोग करके, यदि चाकू के प्रयोग उसमें हैं, यदि उसके द्वारा सिखाया जाता है, तांबे का लोटा ले करके उसमें जल डाल करके, उसमें से जल को गिलास में डालकर उसमें से जल को पीता हुआ यदि दिखाएं तो बच्चों पर कई गुना ज़्यादा असर पड़ता है और बच्चे निश्चित रूप से उषापान करना शुरू कर देते हैं। प्रायोगिक शिक्षण, इस तरह से प्रयोग के माध्यम से हम उन बच्चों को जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने की कला ये सिखाएंगे। कहानी सुनाएंगे, हमारे आचार्य की बॉडी लैंग्वेज भी काम करनी चाहिए। किताब देख करके कदापि नहीं पढ़ाना है। जो आचार्य किताब देख करके पढ़ाना शुरू करते हैं बाल संस्कार शाला में, उनके बच्चे ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं, वो भाग जाते हैं। और नहीं तो कहते हैं गांव में अस्कट लाग थे, बोर हो जथन, जाए मन नहीं लागे, ये शिकायत करते हैं बच्चे। तो ये ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा आचार्य जो है वो उसमें दक्ष हो और उसकी दक्षता में प्रशिक्षण संबंधी बातें ही इस प्रकार से आती हैं। कहानी सुनाए तो ऐसे कि बच्चा बिल्कुल देखता रहे, आंख में आंख डाल करके बोलिए, घुस पड़िए उसमें, उनके भीतर। अगर हम कहानी सुनाते समय आंखें नीचे करके इधर उधर देखते हुए सुनाएंगे, किताब पढ़ करके सुनाएंगे, तो बच्चा अपनी कहानी करना शुरू कर देगा। ध्यान कराएं, एक ध्यान करा रहा है, हमारा दूसरा आचार्य जो है वो घूम करके वहाँ उनके बीच में अनुशासन बना रहा है। ये तरीका होता है। दोनों आचार्य रहेंगे लेकिन एक शिक्षण कर देगा एक समय में और दूसरा जो है वो घूम करके अनुशासन देखने का काम करे। दो आचार्य हैं, दोनों के बीच में आपस में वर्क विभाजन हो जाए, काम को बांट लिया जाए। 4 कालखंड है। क्लास लगने के 2 दिन पहले, जैसे हमारी क्लास लगनी रविवार को क्लास लगनी है, 2 दिन पहले हमारे दोनों आचार्य बैठ जाएं, आधे घंटे के लिए कुल ज़्यादा से ज़्यादा ये निश्चित कर लें कि किस कालखंड को किसे पढ़ाना है, कौन प्रार्थना कराएगा, कौन वंदना कराएगा, कौन कहानी सुनाएगा, कौन प्रयोग दिखाएगा, कौन योग कराएगा, आसन प्राणायाम कराएगा। यदि ये हमने विभाजन कर लिया तो इससे आसानी होगी, एक ही पर बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं बनेगा आचार्यों के पर और बहुत आसानी से काम हो जाएगा। ये किया जाए। क्लास लेते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी बातें हैं यदि जिनका हमने ध्यान रखा तो निश्चित रूप से बाल संस्कार शाला बहुत अच्छे से चल पाती है। यदि उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो ये निश्चित है कि बाल संस्कार शाला बीच में फ्लॉप हो जाती है। सुनिश्चित है ऐसा होना, क्योंकि बाल संस्कार शाला में आने वाले बच्चे ना तो फीस देते हैं और न ही आचार्यों को कोई तनख्वाह मिलती है। इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव वाली बात चूंकि रहती नहीं। इसमें रुचि, अपनी रुचि और दोनों पक्षों के बीच में जो आत्मीयता का एक भाव होता है, संबंध होता है, वो आत्मीयता का संबंध ही बाल संस्कार शाला को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हो पाता है, या ये कह लीजिए कि ये अनिवार्य होता है। यदि ये कमी रह जाएगी तो बात नहीं बनेगी। इसलिए संस्कार शाला के आचार्य इस संबंध में ध्यान देने। अब क्लास लगती है, उस क्लास में महत्वपूर्ण बातें कुछ ऐसी जो बहुत जरूरी, बेहद जरूरी है। हमारा उद्देश्य है बाल संस्कार शाला का चूँकि भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करना, हमारी संस्कार परंपरा में, हमारी संस्कृति में हमारे यहाँ के जो भी पर्व त्यौहार हैं उन सबको जानें, उनका शिक्षण लें और जीवन जीने की कला को सीखें। हमारे यहाँ की जो ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी दिया है उन सबको हम जानें। भाई साहब ने भी विस्तार से बताया, उन सबको जाने। इसके लिए ये नहीं चलेगा कि जैसे स्कूल कॉलेज में होता है, घंटी बजी और जैसे तैसे उपस्थित हो गए हबड़ तबड़ करके, और घंटी बजी या बजने वाली है और पीरियड छोड़ करके चले गए और हो गया हमारा काम। यदि इस प्रकार की मानसिकता रखेंगे हमारे आचार्य तो जिस उद्देश्य को लेकर बाल संस्कार शाला हमने खोला है, खोलने वाले हैं, वो कदापि हम उसे पा नहीं सकेंगे। तो क्या करें? संबंधित जो कालखंड में बिंदु हैं जिसमें विशेष रूप से बातें हैं, रोचक बनाने के लिए उसको बाल संस्कार शाला को और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोचक बना करके उनको बांधे रखने के लिए कुछ बातें हैं। वो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि हम कक्षा में कुछ प्रतियोगिताएं कराएंगे। क्या प्रतियोगिता हो सकती है?
चित्रकला प्रतियोगिता हो सकती है, कहानी किस्सों की प्रतियोगिता हो सकती है, चुटकुले सुनाव हो सकती है, अच्छे अच्छे चुटकुले, इसकी प्रतियोगिता हो सकती है। एक वाद विवाद की प्रतियोगिता भी हो सकती है, भाषण प्रतियोगिता हो सकती है, कोई विषय बच्चों को दे दिया उसके ऊपर हो सकती है, चित्रकला प्रतियोगिता हो सकती है। इस प्रकार से एक तो ये, और दूसरी खेल के ऊपर जो कुछ भी हम खेल खिलाएंगे वो, और प्रतियोगिताओं के ऊपर जो प्रथम या द्वितीय आएगा हमारा बालक या बालिका, उसे हम कुछ छोटा मोटा उपहार 5 रुपये 10 रुपये का, सादा सीधा बिल्कुल, जो बहुत कोई कीमती भी ना हो, सामान्य सा, सस्ता, टिकाऊ, ऐसा उनको उपहार हम दें। इससे बच्चों में एक प्रलोभन जैसा ही है, वो आकर्षण बना रहता है। एक बात। दूसरी बात, बच्चों के जन्मदिन जो पड़ते हैं वो जन्मदिन हम जरूर मनाएं। जन्मदिन में वो ऐसा जादू है, उसके मन में ऐसी कुछ गुदगुदी होती है बच्चों के मन में कि जब हम जिस दिन जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन के माध्यम से हम चाहे जो भी उनसे कहलवा लेते हैं, उनसे संकल्प करा लेते हैं। छोटे छोटे संकल्प यदि उनको दिलाने हैं, प्रतिदिन माता पिता का प्रणाम किया करें, प्रतिदिन उषा पान करना है आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको समय पर पढ़ाई करनी है, आपको टीवी ज़्यादा नहीं देखना है, ऐसी जो बातें जो उसके जीवन में बहुत काम की है और जिसके कारण वो ध्यान नहीं देता और जिस बात को लेकर के वो बहुत परेशान या उसके घर के लोग परेशान रहते हैं, ऐसी बातों को हम जन्मदिन के माध्यम से उनको कसम खिला सकते हैं और वो बहुत कारगर होता है। उस दिन वो किसी प्रकार से संकोच नहीं करता उस बात को मानने में। जन्मदिन मनाना ये जरूरी है। फिर एक बात, हमारी भारतीय परंपरा में जो हमारे पुरातन सनातन काल से चली आ रही जो भी शिक्षण है, उसके लिए हमारे यहाँ पर्व त्यौहार की परंपरा बनी हुई है। पर्व त्यौहार के माध्यम से उनका शिक्षण होता है। ये यूं ही एंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन करने के लिए नहीं होता। आज बच्चे देखिए क्या हो रहा है, गणेश पूजा करते हैं लेकिन उसमें डिस्को डांस करते हैं, डेक बजाते हैं और मनोरंजन करते हैं, और शराब पी करके गणेश को ठंडा करने के लिए जाते हैं, डीजे बजाते हैं। ये हाल है। वो नहीं जानते कि गणेश भगवान क्या है और वो गणेश पूजन क्या होना चाहिए, दुर्गा पूजा क्या है, दुर्गा पूजा कैसे होनी चाहिए, उन्हें नहीं मालूम। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, गणेश पूजा आ रही है, दुर्गा पूजा आ रही है, नवरात्रि का समय आ रहा है, किसी महापुरुष की जयंती है, महापुरुषों के बारे में भी तरीके से नहीं जानते। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन आएगा आने वाले समय में, अभी जनवरी में, या साहित्यकारों के भी हो सकते हैं। तुलसीदास जी की जयंती है, महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई हैं, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, या ऐसे जाने मानी हस्तियाँ हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पर्व त्यौहार, सामाजिक पर्व त्यौहार जो क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं, कम से कम उन पर्व त्यौहारों को एक कैलेंडर बना करके रख लिया जाए और उनको 10 मिनट 12 मिनट के समय में उन्हें कुछ प्रेरणा दे करके, प्रेरणा उभार करके उन्हें मनाना आवश्यक है। ये पर्व त्यौहार मनाने की श्रृंखला में ये आवश्यक है। यदि हमने इतना काम भी कर लिया तो बाल संस्कारशाला में रोचकता बहुत अच्छे तरीके से बनी रह सकती है। यदि हमने ये सब नहीं किया और हम केवल टाइम पास किए जा करके, तो हम जो सिखाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने खोला है बाल संस्कारशाला, हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए निवेदन ये है, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। अब हमारी बाल संस्कारशाला खुल गई है, मान लें शिक्षण का क्रम चल रहा है, ये सारी बातें याज के क्रम में आती है। प्रयाज हमने किया बाल संस्कारशाला खोलने की पूर्व तैयारी, खुल जाने के पश्चात शिक्षण करने का तरीका ये लगभग ये रहा, और खुल जाने के पश्चात आगे अनुयाज, जो यज्ञ भाषा में अनुयाज कहा जाता है, जैसे यज्ञ करने के पहले की तैयारी, यज्ञ हो रहा है 4 दिन का, उसकी प्रक्रिया, और यज्ञ संपन्न हो जाने के पश्चात अनुयाज के क्रम में जो किया जाता है, उसी प्रकार से ये हमारा जो शिक्षा ज्ञान यज्ञ है शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत, इसमें भी वही बात आती है। तो बाल संस्कारशाला के खुल जाने के पश्चात वो कौन से क्रम हैं जिन्हें करना आवश्यक है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। हमने देखा कि यदि इन क्रम को जिन भी स्थानों में संपन्न नहीं किया जाता, या हमारे आयोजक या संचालक इसके प्रति यदि वो ध्यान नहीं देते, तो बाल संस्कारशालाएं अधिकांशतः बंद होने के करीब भी चली जाती हैं। सबसे पहली बात, बाल संस्कारशाला खुल जाने के पश्चात अनुपस्थित बालकों के घर पर संपर्क करना। जैसे आज हमारी बाल संस्कारशाला मान लीजिए रविवार का दिन है, खुली है, 5 बच्चे एब्सेंट हैं, होंगे ही, एब्सेंट होते ही हैं 5-7। उन 5-7 बच्चों के घर में अगली कक्षा लगने के पहले, 1 आध दिन पहले ही उन घरों में दस्तक दे दिया जाए। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, भारी काम कोई,
बहुत आसान काम है। चूँकि अपना मोहल्ला होता अपना ही गांव है, हम लगभग प्रतिदिन ही उनसे टकराते रहते हैं, इसलिए बहुत आसानी से उनको हम याद दिलाने के लिए घरों में जा सकते हैं, ये जरूरी है। और बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से, अरे पिछले सप्ताह आप आए नहीं थे, बेटा क्या हो गया था आपको, भाई क्या हो गया था, टीवी देख रहे थे ना, अच्छा भूल गए थे, क्रिकेट देखने गए थे, मम्मी ने याद नहीं दिलाया। ऐसे दोस्ताना तरीके से मित्रवत बातें करके उनसे बात करें। अनुपस्थित बालकों के घर पर संपर्क करेंगे तो अगले सप्ताह बच्चे के आने की संभावना बढ़ जाएगी। अगली बात, चाहे बच्चा उपस्थित हो अनुपस्थित, चाहे रेगुलर उपस्थित होने वाला हो, लेकिन कम से कम हम 1-1.5 महीने के अंतराल में प्रत्येक बच्चे के घर में पालकों से संपर्क करने के लिए घरों में जरूर जाएं। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें होती, हमारी मितानिनें होती हैं, आप देखिए घरों में संपर्क करती, कितने घनिष्ठ रिश्ते उनके घरों में होते हैं। वो जो कहती हैं उनको उनके घर में माना जाता है। ये जादू क्यों चलता है? आत्मीय संबंध, आत्मीयतापूर्ण संबंध ये संपर्क करने से बनता है, और ये बनता उसका जादू ये होता है कि वो हमारी बात को मानते हैं। ये किया जाए। तीसरी बात, हमारे आचार्य कक्षा में उनको होमवर्क जरूर दें। होमवर्क कागज कलम में नहीं, कागज कलम वाला वहाँ पर कोई काम ही नहीं है। बाल संस्कार शाला में क्या रहेगा हमारा होमवर्क? हमारा होमवर्क ये रहेगा कि शिक्षण के दरमियान बच्चों को हम बता दें कि आपको जो ध्यान कराया गया, आपको जो शुभकामना, धरती माता का प्रणाम ये बताया गया, तो आप उसको घर में भी करेंगे, ये आपका होमवर्क है। प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठने से पहले बिस्तर पर ही भगवान को याद करेंगे, बेटा कर दर्शन करेंगे, आप भाई कर दर्शन करेंगे और धरती माता को प्रणाम करेंगे। स्नान करने के पश्चात भगवान के पास 5 मिनट बैठेंगे, जिस भी भगवान को मानते हैं, और गायत्री मंत्र बोलेंगे। और प्लस इसके साथ और क्या होमवर्क होगा? उस सप्ताह जो भी प्राणायाम या योग आसन हमने कराया वो उसका होमवर्क है, और उस सप्ताह हमने जो स्वस्थ रहने की कला और जीवन जीने की कला के अंतर्गत उनको हमने प्रयोग कराया, यदि आपने उषापान सिखा दिया, यदि आपने उस दिन माता पिता को प्रणाम करने वाली का प्रयोग दिखाया, यदि आपने उस दिन उनको कोई भोजन संबंधी नियम बताए, ये उनके होमवर्क में जाएंगे। ये उनको पूरे साल भर पूरे समय करना है। ये कहाँ होगा? ये अभ्यास उनके घरों में होगा। जब हम घरों में जाएंगे पालकों से संपर्क करने के लिए, तब भी इस बात को पालकों से कहेंगे कि देखिए बच्चा 7 दिन में केवल 2 घंटे हमारे पास रहता है, बाकी 6 दिन और 22 घंटे ये तो आपके पास रहता है, इसलिए आप हमें सहयोग कीजिए। सहयोग ये करना है कि बच्चा जो सीख करके आता है बाल संस्कार शाला से, उसके बारे में पूछताछ कीजिए, क्या सिखाया गया, और वैसा वातावरण आप घर में भी बनाइए, क्योंकि घर में वातावरण बनता उसका अलग ही प्रभाव होता है। केवल बाल संस्कार शाला से एक पक्ष पूरा होता है, लेकिन उसका बाकी पक्ष जो है, शेष पक्ष है, वो परिवार में वातावरण बनाने से और माता पिता की प्रेरणा के द्वारा बन पाता है। इसलिए उनको ये बात हम समझाएं। अगली बात, कक्षा में प्रत्येक सप्ताह कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रतियोगिता और पुरस्कार का क्रम संपन्न किया जाए, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था। अगली बात, बालकों से आध्यात्मिक डायरी भरवाना। भाई साहब ने इसको समझाया। 22 पॉइंट का एक आध्यात्मिक डायरी, जिसको अपन दिनचर्या डायरी भी कह सकते हैं, ये दिया हुआ है। उसमें बच्चे को सच भरने के लिए प्रेरित किया जाना है। आज किसी को गाली दी, आज प्राणायाम किया, प्रातःकाल सूर्योदय पूर्ण जागरण किया, क्या आपने कोई सेवा का काम किया, ये इस तरह की उसमें पॉइंट्स बने हुए हैं। बच्चा जो करेगा हाँ जिसमें जवाब रहेगा, उसके लिए वो ओम या राइट का निशान लगाएगा, और जिसको नहीं, उसका जवाब ये होगा नहीं करेगा, उसे वो सच सच उसमें क्रॉस मार्क करेगा। और उसे देखने वाला कोई नहीं है। बच्चों को समझाया जाए कि देखो इसमें सच ही बोलना है, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोलेंगे भगवान नाराज हो जाएंगे, विद्या चली जाएगी, सरस्वती माता नाराज हो जाएगी, और भगवान तो सब जानते हैं, झूठ बोलेंगे तो भगवान को तो मालूम है। इसलिए सच ही इसमें भरना है, सच बोलेंगे विद्या आएगी। ऐसा क्लास में एक बार समझा करके उन्हें भरने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्हें फोटो कॉपी करा करके भी उपलब्ध कराया जा सकता है, इसमें वो भी छपा हुआ है। फोटो कॉपी एक प्रति उनको 1 महीने के लिए दे दिया जाए। पूरे 30 दिन का उसमें बना हुआ है खंड, ये पूरे साल भर उनको भरने दिया जाए। इससे क्या होगा? बच्चा अपने आप स्वमूल्यांकन करना सीखेगा, अपनी समीक्षा स्वयं करेगा। किसी दिन उसको शर्म आएगी कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने से वो केवल क्रॉस लगाता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कितना खराब हूँ। नहीं, मुझे समझना चाहिए, मुझे अपने आप को बदलना चाहिए। उसे प्रेरणा मिलेगी, स्वतः प्रेरणा मिलेगी। ऐसा होता है। अगली बात, 1.5-2 महीने के अंतराल में एक पालक गोष्ठी का आयोजन करना भी आवश्यक है।
ये क्यों? हम आप जानते हैं स्कूल में टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है। बालकों के उत्कर्ष के लिए पालक और शिक्षक दोनों मिलकर के कुछ चर्चा करते हैं बच्चों की समस्याओं के संबंध में। ठीक इसी प्रकार से हम पालकों की गोष्ठी बुलाएं। कब बुलाएंगे? कम से कम एक सेशन में 2 बार तो जरूर बुलाएं। पालकों से घर में संपर्क करना अलग बात है, लेकिन उनको गोष्ठी में बुलाना अलग बात है। वहाँ पर 2 तरह की बात होगी। एक बात तो ये होगी कि हम बालकों को बाल संस्कारशाला में क्या क्या शिक्षण आज तक दे चुके हैं उसकी जानकारी दें कि हमने ये तो सिखा दिया, लेकिन आपके घर में बच्चा कर रहा है कि नहीं, कितना प्रतिशत कर रहा है, और आप इसकी जानकारी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आप इसकी उनको बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये आपकी जवाबदारी है कि आप उसकी प्रेरणा दें। ये एक बिंदु ये उनके सामने रखने की। और दूसरा बिंदु बाल निर्माण से संबंधित अपना उनका घर परिवार का वातावरण, उनका अपना दाम्पत्य जीवन और बच्चों को उनके द्वारा किस प्रकार से परिवार में वातावरण बना करके उपलब्ध कराया जाए, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। इससे उनको वाकिफ कराया जाए कि जो चीज़ बच्चा देखेगा आप लोगों के द्वारा उसको वो सीखेगा। पालक गोष्ठी का नमूना भी इसमें दिया हुआ है कि पालक गोष्ठी कैसे करेंगे, आप उसमें से मार्गदर्शन ले सकते हैं, नमूने के रूप में दिया हुआ है। पालक गोष्ठी करने से ज़बरदस्त फायदा होता है, बच्चों के माता पिता को पता चल जाता है और पालकों का सहयोग मिलने लगता है, आपकी साख बढ़ जाती है। जो गायत्री परिवार के लोग हैं, आचार्य, उनकी साख बढ़ जाती है। अगली बात, संस्कारशाला का पर्यवेक्षण ये अत्यंत अनिवार्य। जिन स्थानों में बाल संस्कारशाला केवल खुल जाते हैं, ना पालक गोष्ठी होती है, ना पर्यवेक्षण होता है, ना पालकों से मिलने का क्रम निश्चित किया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा दिन तक वो नहीं टिक पा रही है। बाल संस्कारशाला का पर्यवेक्षण करने के लिए कम से कम हमारे पास 2 ऐसे परिजन हो जो क्षेत्र के कम से कम 10-12 बाल संस्कारशालाओं को देख लें। ये क्या करेंगे देख करके? देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं, और ना ही वहाँ पर रोब झाड़ने के लिए जाना है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं तो देखने आया हूँ, आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, आप कितना एब्सेंट करते हैं। ना ना ना, कोई बॉसिज्म नहीं झाड़ना है वहाँ पर। एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, उनको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो समस्या का समाधान करने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए जाता है। पर्यवेक्षण वो प्रक्रिया है यहाँ पर, ये अत्यंत अनिवार्य है। इसमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि उन बच्चों को अच्छा लगता है कि हमें कोई देखने बाहर से भी आ रहा है, एक, और हमारे आचार्य हैं उनका उत्साह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि मेरे काम को कोई शाबाशी देने वाला भी है, मुझे कोई देखने वाला है। क्योंकि कई जगह ये समझ में आती बात, खुलवा तो लिया है किसी ने, लेकिन हमें तो कोई देखता ही नहीं, हमें तो कोई जानता ही नहीं है। इस प्रकार की बात उनके मन को छोटा कर देती है। तो ये बात नहीं आने पाती, संस्कारशाला का पर्यवेक्षण। फिर अगली बात, आचार्यों की गोष्ठी प्रशिक्षण, ये भी बहुत अनिवार्य है। ये इसलिए अनिवार्य है कि एक दिन की ट्रेनिंग में हमारा आचार्य पूरी तरह से दक्ष नहीं बन पाता, उन्हें बार बार सिखाने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमारे आचार्य, हम जब आचार्यों का चयन करते हैं तो ऐसे बहुत कम आचार्य होते हैं जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए होते हैं। आप सब गायत्री परिवार से जुड़े हैं इसलिए दूसरी बात है, लेकिन जो गायत्री परिवार से जुड़ा नहीं है, जो हमारा परिजन नहीं है, जो पूर्णता परिपक्व नहीं है, लेकिन वो यदि हमें संडे के संडे 2 घंटे का समय देने के लिए तैयार होकर के आचार्य बनना स्वीकार कर लिया है, तो हम उनको संपूर्ण ट्रेनिंग देने के लिए कई टुकड़ों में उनको बिठाना पड़ता है। तो समय समय पर 2 महीने में, 1-1.5 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में ऐसे उनको बुलाएं। किसी सप्ताह उनके मंत्रोच्चारण की आप प्रैक्टिस करा दें, अभ्यास कराएं। किसी सप्ताह जीवनजनिक कला प्रायोगिक शिक्षण जो दिया जाता है उसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कराएं। किसी सप्ताह आप उनको अतिरिक्त खेल सिखा दें, क्योंकि एक साथ तो होता नहीं। इस प्रकार से उनको अतिरिक्त सिखाने के लिए आचार्यों की गोष्ठी करनी पड़ती है, पूरक प्रशिक्षण करना पड़ता है, उन्मुखीकरण देना पड़ता है, तब जाकर बात पूरी तरह से बन पाती है। और एक बात, बालकों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाने की आवश्यकता है। मंदिर है, जलाशय है, कोई देव स्थान है, या कोई पिकनिक स्पॉट छोटा मोटा है तो वहाँ पर कर सकते हैं। और अंतिम बात, एक ज़बरदस्त बात है, वार्षिक स्नेह सम्मेलन। जैसे स्कूल में, कॉलेज में वार्षिक स्नेह सम्मेलन होता है, सोशल गैदरिंग होती है, वैसे बाल संस्कारशाला के बच्चों के बीच कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिस्पर्धा, वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन करके उनको वार्षिक पुरस्कार वितरण, और उसके साथ साथ जो आचार्य पढ़ाने वाले उनका तिलक इत्यादि करके उनका सम्मान करने। यदि ये हमने कर लिया तो अगले साल बाल संस्कारशाला चलना बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है। और ये अधिकांश जगहों में होता है, ये साल के अंत में होता है, जब बाल संस्कारशाला को समाप्त करना होता है उसके कुछ दिन पहले।
1 महीने उसकी तैयारी होती है और वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत भी बच्चा जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करता है, गायत्री मंत्र लेखन करने में प्रथम द्वितीय आता है, जो सबसे ज़्यादा बार उपस्थित होता है, हाईएस्ट उपस्थिति जिसकी रहती है, जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, अनुशासित रहता है, उन बच्चों को रेखांकित करके साल के अंत में, जिसमें सारे गांव के लोग रहते हैं, पेरेंट्स लोग रहते हैं, उनके सामने उनको पुरस्कार दिया जाए, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाए, उनको अवसर दिया जाए। इसका बहुत बहुत अच्छा, बेहद सुंदर परिणाम आता है और अगले साल पुनः बाल संस्कारशाला हम चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अन्यथा होता ये है कि बाल संस्कारशाला 2-3 महीने मुश्किल से चल करके वो दम तोड़ने लग जाएगी। इससे बचने के लिए आवश्यक है। और प्रशिक्षण जो होगा वो 2 चरणों में, प्रथम चरण में तो एक बार सिखाएंगे जितना समय मिलेगा, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही 2 महीने का समय बीता, अधिकतम पुनः उनको बुलाएंगे, उन आचार्यों को जो बाल संस्कारशाला चलाते हैं, और अगली दूसरे चरण की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कि ये अभी आपको अनुयाज क्रम में हमने बातें बताई। तो 3 पार्ट में है बाल संस्कारशाला का संचालन करने की जो विधा है वो। प्रथम, बाल संस्कारशाला खोलने की पूर्व तैयारी। दूसरा, बाल संस्कारशाला संचालन की प्रक्रिया, जिसमें 2 घंटे की संचालन की प्रक्रिया कैसे बहुत ज़्यादा सार्थक हो सकती है, सशक्त हो सकती है। और तीसरी प्रक्रिया, खुल जाने के पश्चात अनुयाज का क्रम चलाना, जिससे कि वो भली भांति चल सके और अंतिम चरण तक हम पहुंच सकें। ये कार्य योजना का संपूर्ण स्वरूप है। आशा है आप इसको ध्यान देंगे। मार्गदर्शिका आपको युवा प्रकोष्ठ से आप संपर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगी। शांति कुंज की मार्गदर्शिका जरूर रखें, उसके अभाव में एक दिन भी बाल संस्कारशाला नहीं चल सकेगी। धन्यवाद।